नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में अब हम लोग जो है आधुनिक भारत में जो है प्रवेश कर चुके हैं, क्या अब अंतिम कगार पे पहुंचे हुए हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, उसी को देखेंगे और समझेंगे। बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें इस सीरीज को छोड़ के अगर के लिए तो यकीनन मान लीजिए सिलेक्शन होना दुश्वार है, क्योंकि पीसीएस में यहां से 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 30 प्लस। इस सीरीज को आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते हैं। नहीं इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मैं बनाऊंगा, आपको अंदर जो है इसके प्रति दीवानगी मैं पैदा करूंगा। शर्त इतनी सी है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसको छोड़ के अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिलेक्शन ले लेंगे तो यह कहीं ना कहीं गलतफहमी है, रियलिटी नहीं है। बाकी सोचना आपको है। और दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने के कगार पे आ चुका है, अब सारे लोग जो है कोई ना कोई संस्था की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही यहां पे तैयारी करवाई जाती है। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट करके कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रहे, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में आके एडमिशन लीजिए, कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अपना वक्त और आप अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो प्लीज रुक जाइए, एक बार हमारी संस्था आइए। एडमिशन मत लीजिए, लेकिन प्रोसेस को जरूर देख लीजिए, और यही प्रोसेस अगर कोई और संस्था दे रहा तब आप वहां जाइए, और अगर कोई नहीं दे रहा तो वहां आपके पैसे तो जाएंगे ही, आपके वक्त बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का अंतिम गेम खेल रहे हैं। अगर यह अंतिम गेम भी सक्सेस नहीं हो पाया तो आप कहीं के नहीं रहने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट जो है सपना, ये सपना किसी भी हालत में बर्बाद ना हो जाए, इसलिए एक बार आप जरूर हमसे मिलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, इसको समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी कि डू एंड डाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसी भी हालात में चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए आजादी, और अब पूरी तरीके से हमने कमर कस लिया है। और इसी वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को यह स्वीकार कर लेता है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है आयोग की करो या मरो का जो नारा दिया गया है, गांधी जी के किस आंदोलन में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यह भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया है। क्लियर। प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता नारायण सिंह, ध्यान रखिए, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को हजारीबाग में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। और बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्रीकृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त को पारित होता है, 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह, नारायण बाबू, श्रीकृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, इन तीनों को जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि किसी भी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के दमन कर दिया जाए, पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव कतई नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब यहां के बाद 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस पटना के सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसी टाइम में सचिवालय के जो पूर्वी गेट था वहां पे राष्ट्रीय ध्वज जो है फहरना शुरू हो जाता है। तत्कालीन जिलाधिकारी WG आचार्य, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा उस समय जो है जिलाधिकारी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा WG आचार्य ने आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें 7 छात्र वहीं पे जो है शहीद हो गए। और आज भी कभी कभी न्यूज में आप देखते हैं तो 7 छात्र जो है अलग अलग तरीके से, कोई खड़ा है तो कोई हल्का सा झुका हुआ है, कोई और झुका हुआ, कोई सोया हुआ है, वो जो 7 छात्र थे उसी अवस्था में शहीद हो गए और आज भी उसका स्मारक सचिवालय में बना हुआ है।
ध्यान रखिएगा, ये सातों छात्र जो है किस लिए इन्हें शहीद होना पड़ा, बस इन्होंने झंडा फहरा दिया, इसी के लिए अंधाधुंध गोलियां चला दी गई और सातों के सातों शहीद हो जाते हैं। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब शहीद हो रहे हैं, लेकिन अब रुक नहीं रहा सिलसिला किसी भी हालत में, पूरे तरीके से। और पूरी कारवा जो अभी बता रहा हूं, पूरा बिहार का बता रहा हूं। बिहार में हर जगह, हर थाने पे, हर मजहब पे, हर चौराहे पे झंडा फहरना शुरू हो गया। कहने का मतलब सीधी सी बात है, बहुत हुई तुम्हारी गुलामी, अब मुझे आजादी चाहिए। और आजादी के लिए करो या मरो का नारा खुद किसने दिया? तो वही गांधी ने, जिन्होंने सत्य और अहिंसा पे चलने की बात कही, और इस बार कह रहे हैं या तो करो या मरो, लेकिन आजादी लेके रहो। और हो गई है शुरुआत। अब इसी टाइम में डुमराव हो गया, गया हो गया, सिवान हो गया, कटिहार हो गया, इन सब जगहों पे थाना पे झंडा फहराने की कोशिश की जाती है। क्रमशः कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव तथा ध्रुव कुमार को पुलिस की गोलियां का शिकार होना पड़ता। इसी वक्त कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव और ध्रुव कुमार को जो है गोलियां का शिकार हो जाना पड़ता। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया जाता, और राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया जाता, बांकीपुर जेल ले जाया गया, और उसी दिन पटना के फूलन प्रसाद तथा मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता। उसी दिन जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता, उसी दिन फूलन प्रसाद और मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता। 10 अगस्त का टाइम होता सुबह का। श्री कृष्ण सिंह अपने गांव मोड़े से पटना आते ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो कई बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता श्री कृष्ण सिंह, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, कहां से थे? तो ध्यान रखिएगा, उनका गांव था वो मोड़े। मोड़े गांव जो होता, कोई कोई ऐसा शख्सियत निकल जाता है अपना हिंदुस्तान में, ऐसा लाल निकल जाता है कि उस लाल से उस गांव को नाम जाना जाता है। शायद आप भी उनमें से एक हैं। बस अपने आप को जलाने की कोशिश कीजिए, आपके नाम से भी उस गांव में जो है चर्चा चलेगी। बस अपने कर्म का जो ग्राफ है ना, इतना ऊपर उठा दीजिए, इतना ऊपर उठा दीजिए, कोई सपनों में आपका रिकॉर्ड तोड़ने की औकात ना रखे। कर्म ऐसा कीजिए, मजाक वाला और एवरेज कर्म करने से यहां कुछ भी नहीं होता है। यहां ऐसे में जिंदगी कटती है, और हमें जिंदगी जीना है तो अपने कर्मों की ग्राफ इतना ऊपर कर दीजिए, इतना ऊपर कर दीजिए कि कोई सपनों में भी उतना बड़ा कर्म करने की कोशिश ना करे। और जिस दिन यह होगा, उसी दिन आपके नाम से आपके गांव की पहचान होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को बांकीपुर जेल में जाके रखा गया। 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। श्री बलदेव सहाय को सरकारी नीतियों के विरोध में अधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया, और बलदेव सहाय ने जो है सरकारी नीतियां का विरोध किए, और इसी को देखते हुए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रहती है। सचिवालय गोलीकांड वही है जहां पे छात्र छात्रों को निहत्थे गोली से उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसको देखते हुए 12 अगस्त को पूर्ण रूप से हड़ताल रह जाती है, और उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, उसी दिन कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संचार सुविधाओं को ठप करने और सरकारी कार्यों को शिथिल करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसी दिन जो है जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, पूरी तरीके से सुविधाएं, सरकार कार्य की जो शिथिलता पूरी तरीके से ठप करने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। महिलाओं के जुलूस निकालकर कांग्रेस मैदान में भगवती देवी, राजेंद्र प्रसाद की जो कि बहन है जिनका नाम है भगवती देवी, की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की, और इस सभा में सुंदरी देवी, ध्यान रखिएगा, सुंदरी देवी शंभू शरण वर्मा की पत्नी और रामप्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी ने वकीलों की वकालत छोड़ने का अनुरोध किया, और इन लोगों ने वकीलों से वकालत छोड़ने का जो है अनुरोध करने लगा। यानी जो भी वकील हैं उनको यह कहा जा रहा है कि आप लोग वकालत छोड़ दीजिए। किनकी कर रहे हैं? इन लोगों की वकालत कर रहे हैं जो हमारे देश को जर्जर कर दिए। इन लोगों की वकालत कर रहे हैं जो निहत्थों पे गोलियां चलाते हैं। इन लोगों की वकालत कर रहे हैं जो हमारे देश को इस हालात में लाके खड़ा कर दिए हैं। तो सारे वकील को जो है वकालत छोड़ने पे मजबूर करते हैं, अनुरोध करते हैं। विक्रम के नौलाख सिंह ने 10 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया था, और विक्रम के जो नौलाख सिंह है उनको 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर जो है प्रस्ताव
जो प्रभाव पड़ने लगता। क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगस्त क्रांति की चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूट पड़ती है। जैसे अगस्त क्रांति आती है, संपूर्ण बिहार को अपने चपेट में ले लेता है। सारण जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला देते हैं। इसी टाइम में सारण जिले में जगलाल चौधरी जो है थाने को जला देते हैं। चंपारण जिले की गोविंदपुर थाने में ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, ब्रह्मानंद तिवारी एक समानांतर सरकार बनाई थी और वे मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को लोगों ने जिंदा जला दिया। अब धीरे धीरे जो है लोगों का आक्रोश जो है फूटना शुरू हो जाता है। हर तरीके से जो है, इस तरीके से कि किसी भी हालात में जो है अंग्रेजों के सांसें रोक दी जाए, अंग्रेजों के अंदर इतनी डर पैदा कर दी जाए कि वो अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान को छोड़ सकें। और यह सिलसिला शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सबसे पहले सारण में शुरू होता है अगस्त क्रांति। वहां से क्या होता है कि जगलाल चौधरी जो है थाने को जला देते हैं। चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में जो है ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी एक समानांतर सरकार बनाई थी, जहां पे मुखबिरों को सजा ये लोग देते थे। और मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को जिंदा जला दिया गया था। मतलब जो थानेदार थे उनको जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद बेलसंड थाने पर गोलियां चली, जिसमें जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपन सिंह, नौजाद सिंह, बंसी तामता, उसके बाद सरसाद शाह, सुंदर महरा, छठू शाह, बलदेव शूनी और सुखू लोहार जो है मारे जाते हैं। बलसंड पे थाने चलती है और इन लोगों को मार दिया जाता है। 13 अगस्त को कटिहार थाने पर झंडा फहराते हुए 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में गोली मार देता है। 13 वर्ष का एक नन्हा सा बालक जो है, 13 वर्ष का, कटिहार के थाने पे जाके झंडा फहराता है, 13 वर्ष का, और उसको पुलिस जो है गोली मार देते हैं और यहीं पे वो बालक जो है मर जाता है। भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया था। ध्यान रखिएगा, भागलपुर जो क्षेत्र है, जो जिला है, वहां पे अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों के द्वारा किया गया था। और यहां शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी लाल को गिरफ्तार हुए। यहां पे इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 13 अगस्त को हजारीबाग के सरस्वती देवी और अन्य महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया जाता है और सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में एक क्रांतिकारी भाषण देती है। और यहीं पे जो है सरस्वती देवी जो है, लाजपत पार्क होता है, वहां पे क्रांतिकारी भाषण दिया जाता है कि अब करो या मरो, जो करना है करो, लेकिन अंग्रेजों को बाहर निकालो, अब अपनी ताकत को पहचानो, बहुत हुआ अत्याचार सह लिए, अब इन लोगों पे अत्याचार करने का वक्त आ गया है। मतलब इस तरीके का कोई क्रांतिकारी भाषण, मतलब क्या आपके अंदर एक जुनून पैदा कर दे, आपके अंदर एक सुनामी पैदा कर दे कि अब जो है करो या मरो, बहुत हो चुका वक्त। 66 में रिजल्ट लाने के लिए अपने आप को जला दो, तपा दो, बर्बाद कर दो, लेकिन रिजल्ट को आयोग के डिस्प्ले पे अपना रोल नंबर को आने के लिए मजबूर कर दो, और ये तुम्हारे सिवा ये सुजीत भी नहीं कर सकता है। और ये इसी वक्त आपको प्रण करना होगा। उसी तरीके से क्रांतिकारी भाषण होता है। इस क्रांतिकारी में भाषण में लोगों के अंदर एक जोश भरा जाता है। दरभंगा के कुलानंद वैदिक और संघवारा के कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया। और दरभंगा के जो कुलानंद वैदिक है और संघवारा में कर्पूरी ठाकुर जो थे, ये पूरी तरीके से संचार व्यवस्था को ठप करने की कोशिश की, क्योंकि अगर संचार व्यवस्था स्टार्ट रहेगी तो ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, संपर्क करके समझते रहेंगे कि कहां की क्या व्यवस्था है, और अगर इसको काट दिया जाएगा तो कहां पे कौन सी व्यवस्था है ये इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब बिहार में भूमिगत संगठन, ये क्या, इसको समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन उसी के दौरान बिहार में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाई गई थी। इसी टाइम में गुप्त क्रांतिकारी जो गतिविधियां चलती है। 29 अक्टूबर को गया के औषधालय में पुलिस को बम बनाने का सामान मिलता है, और इसी टाइम में गया में एक औषधालय होता है, यानी कि मेडिकल होता है, उसी के अंदर जो है बम बनाने के कुछ सामान मिलते हैं। 14 नवंबर 1942 को एक प्रमुख फरार समाजवादी नरसिंह नारायण आजाद को गया में पकड़ लिया जाता है। एक फरार जो है समाजवादी नेता है नरसिंह नारायण को क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है गया में, और गया में बम बनाने का जो है सामान भी मिल चुका है।
अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जिले से 9 नवंबर 1942 को रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और सालीग्राम सिंह के साथ जो है भागने में सफल होते हैं। और यही टाइम होता 9 नवंबर 1942 को जो है ये लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण का नाम था, रामानंद सिंह का, योगेंद्र शुक्ला, ये सब जो है यहां से भागने का प्रोग्राम बनाते हैं और भागने में सफल भी हो जाते हैं। इस जेल फरारी घटना में किसी तहत संबोधित रहने में संदेश में राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, सुखलाल सिंह को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया जाता और इस टाइम में कुछ लोग गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया जाता। हजारीबाग जिले से फरार योगेंद्र शुक्ल को बाद में 4 नवंबर 1942 को करनौती के बाल गोविंद सिंह के साथ मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों को 7 दिसंबर को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए और उन्हें बक्सर जेल जो है ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि भेज दिया गया। और जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ रामानंद मिश्र और सालीग्राम सिंह अच्युत पटवर्धन की बहन जो है विजया के साथ में कोलकाता चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये लोग कोलकाता चले जाते हैं और वहां से उन्होंने सूरज नारायण सिंह और विजया के साथ, ध्यान रखिएगा, सूरज नारायण सिंह और विजया के साथ नेपाल की तराई में जंगली इलाके में छापामारी युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर बनाया जाता है। नेपाल की जो तराई वाला इलाका, पहाड़ी के तराई वाला जो जंगल वाला इलाका, वहां पे जो है ये लोग प्रशिक्षण देने शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है आजाद दास्तां, मार्च 1943 की कहानी हो रही। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, 1 साल गुजर चुका है। 1943 के आसपास अभी भी 1 साल अगस्त आते आते होगा। 1 साल अगर नहीं कर सकते 6-7 महीना गुजर चुका है, 43 आ चुका है। अगस्त दास्तां का अखिल भारतीय केंद्र बिहार के प्रांतीय कार्यदल का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया जाता है। आजाद दास्तां का गठन नेपाल में होता किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मार्च 1943 में किया जाता है आजाद दास्तां का गठन, ध्यान रखिएगा। आजाद दास्तां का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दलकड़ो के टापू नामक स्थान पर किया जाता है। आजाद दास्तां का जो संचालन होता है वो नेपाल के कोसी नदी ऐसे भी आपको याद रहेगा कि नेपाल में, क्योंकि उत्तर बिहार में हमेशा कोसी का जो है प्रकोप रहता है और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। यहीं पे दलकोड़ा के टापू नामक स्थान पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है, इसी समय श्याम नंदन सिंह के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल पहुंच जाते हैं। श्याम नंदन सिंह के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल चले जाते हैं और डॉक्टर लोहिया संचार और प्रचार विभाग का निर्देशन करते हैं। आजाद दास्तां का मुख्य प्रशिक्षक सरदार नित्यानंद सिंह थे और बिहार के लिए श्री सूरज नारायण सिंह के अधीन एक स्वतंत्र परिषद की स्थापित की गई थी। सरदार नित्यानंद सिंह बाद में सोनबरसा में पुलिस की गोलियों से शहीद हो जाते हैं और सरदार नित्यानंद सिंह बाद में सोनबरसा में पुलिस की गोली लग जाती है जिनसे वो शहीद हो जाते हैं। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर और बैजनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखा जाता है और नेपाल सरकार के द्वारा इन लोगों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा लिया जाता है और इसी टाइम में नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह का नेतृत्व का एक क्रांतिकारी जत्था जो है वो हनुमान नगर जेल पर आक्रमण करता है और यहां से जो है जयप्रकाश नारायण को और कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा के लेके भाग जाते हैं। 18 दिसंबर 1943, पूरे 1 साल गुजर जाता है, 1 साल 3 महीने के आसपास। समय 43 पहुंच चुका है। जयप्रकाश नारायण पुनः जो है मुगलपुरा में गिरफ्तार कर लिए गए। अब फिर से जो है जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। 1943 के अंत तक आजाद दास्तां सक्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रयास जो है, जब नेता ही गिरफ्तार हो गए तो यह प्रयास जो है विफल हो गया। श्रीमती कृपलानी की गिरफ्तारी पटना में 28 अप्रैल 1944 को हो जाती है। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल से रिहा कर दिया जाता है और फरवरी 1946 को जयप्रकाश नारायण की रिहाई के प्रश्न पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जयप्रकाश दिवस जो है मनाया जाता है। इसी टाइम कि किसी भी हालात में जयप्रकाश नारायण को छोड़ दो, रिहाई कर दो, अगर नहीं रिहाई करोगे तो जयप्रकाश दिवस हम लोग मनाना शुरू कर देंगे। मार्च 1946 को संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में कांग्रेस 68 और मुस्लिम लीग 34 सीटों पर निर्वाचित होती है। कांग्रेस 152 और
कांग्रेस चुनाव 152 सीटों पे होती है, 152 सीटों पे टोटल होती है, जिसमें कांग्रेस को 68 प्राप्त होता है और मुस्लिम लीग को 34 सीट जो है सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, एक जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और जेबी अलेक्जेंडर के कैबिनेट मिशन ने एक नया संविधान बनाने की अंतरिम सरकार का गठन प्रस्तुत कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन जो किया जाता है वो उसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया और अंतिम सरकार की योजना को मुस्लिम लीग ने क्या किया, पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर देता है मुस्लिम लीग। अब 30 मार्च को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में जो है दूसरा कांग्रेस मंत्रिमंडल बनता श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। जून 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 296 सीटों में से 111 सीट पर विजय प्राप्त कर लेती है। 1946 में चुनाव होता है और कांग्रेस जो है 296 सीट में 111 पर जो है विजय हासिल कर लेते हैं। कांग्रेस की जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 के दिन देश भर में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं से जैसे ही कांग्रेस जीतता है और यहीं से मुस्लिम लीग के अंदर जो है कहीं न कहीं ईर्ष्या की भावनाएं उत्पन्न होना शुरू होती है और पाकिस्तान की मांग चलना शुरू हो जाती है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता और उसी दिन कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और इसका दुखद अंत पूर्वी बंगाल में ढाका, नोआखली, त्रिपुरा जिले में हिंदुओं को बड़े पैमाने पर हत्या और लूटपाट के साथ शुरू होता है। अब पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में हुई। 1946 के अंत तक प्रांत के कई स्थान में सांप्रदायिक दंगे जो है भड़क उठते हैं। इस सांप्रदायिक दंगे का व्यापक प्रभाव छपरा में, पटना में, बिहार शरीफ में, जहानाबाद में, बांका के नगरों पे होता है और मार्च 1947 को सांप्रदायिक दंगे के बाद जो है बिहार में शांति और जो सद्भावना है उसका संदेश देने के उद्देश्य से आए थे। गांधी जी जो है 1947 में सांप्रदायिक दंगे के बाद बिहार में शांति और सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से यहां पे आए थे कि शांति और सद्भाव बना रहे। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। उसके बाद संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो बना दिया गया वो किनको बना दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। देश आजाद हो जाता है 1947 में, बिहार में भी स्वतंत्रता संग्राम बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। श्री जयराम दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जयराम दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण कर लेते हैं और उसी दिन राज्यपाल 1942 को क्रांति के सचिवालय गोलीकांड के शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की जो है आधारशिला रखी जाती है और उसी दिन जैसे ही देश आजाद होता है उसी वक्त जो है पटना के जो सचिवालय में गोली कांड होता है जिसमें 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, उनकी जो है स्मृति का जो है स्मारक बनाने की आधारशिला रख दी जाती थी। यही था पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का। अब नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या योगदान था, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये बिहार स्पेशल पढ़ने में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी बताई हुई बात हमें एनर्जी देती है। हमें लगता है कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बेटर हो रही है, लोगों में आत्मविश्वास जो है बढ़ता जा रहा है। यानी 66 को किसी भी हाथ में निकलने नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी अगर वनडे एग्जाम करने वाला जो तैयारी कर रहा है वो भी 66 दे, क्योंकि कम से कम ये तो हो जाता है ना कि यहाँ पे पैसे मिलते हैं, कम से कम 50,000 तो मिलता है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट तो ज़रूर करना चाहिए। वही नहीं, बिहार के जो अदर स्टेट के हैं वो भी बीपीएससी का फॉर्म ज़रूर भरने की कोशिश कीजिए। ये आप लोग से ज़रूर हमारी गुजारिश है। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।